पॉलिसी की जो वेट कर रहे थे, फाइनली हमने वही देखा कि इन लाइन जो एंटिसिपेशंस थे वैसे ही आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। सो इंटरेस्ट रेट्स फिर से एक बार, और जो उनके कमेंट्री थे उसमें इन्फ्लेशन वगैरह का थोड़ा सा कंफर्ट ज़रूर मिल रहा है, उनको भी थोड़ा सा लग रहा है कि इन्फ्लेशन वगैरह थोड़ा सा काबू में आ रहा है। सबसे पहले तो सर आपके ओपनिंग कमेंट्स, कैसे देखा आपने पॉलिसी को, और उसके बाद डिटेल में चर्चा करें सर। पॉलिसी आपने जैसा कहा बिल्कुल जो अनुमानित जो लाइंस थी उन्हीं पे एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर ही पॉलिसी आई है। जो कमेंटेटर्स थे वो दो भागों में मेनली डिवाइडेड थे। कुछ का कहना था कि 35 बेसिस पॉइंट की वृद्धि होगी, कुछ ने कहा था कि नहीं 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि होगी। और उसका कारण ये था कि जिस समय घटाए गए थे आरबीआई द्वारा रेट्स, तो उसमें एक ट्रांच में उन्होंने 35 बेसिस पॉइंट काटा था। तो अगर वो 35 बेसिस पॉइंट की वृद्धि करते तो फिर वो आपका जो पॉलिसी रेट है वो 25 के मल्टीपल्स में हो जाता, 25 बेसिस पॉइंट्स के मल्टीपल्स में हो जाता। तो एक्चुअली वो एक्सपेक्टेशन था, इसलिए आई थिंक। और दूसरा, जैसे आपने कहा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में लग रही है और पीक हो गई, जैसा कि आरबीआई के जो वक्तव्य आया है उनका, उसमें यही कहा गया है कि ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन जो है वो पीक हो गई है। तो अभी जो नंबर्स वैसे जो आएंगे, जुलाई महीने की इन्फ्लेशन का जो नंबर आएगा जो 12 अगस्त को आएगा, और अगस्त महीने की जो इन्फ्लेशन है उसका नंबर आएगा 12 सितंबर को। ये दोनों नंबर्स थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर सेम टाइम जो बेस इफेक्ट है वो बेस इफेक्ट की वजह से नंबर्स हाई हो सकते हैं। लेकिन सितंबर के बाद से जो आपको नंबर मिलेंगे वो फेवरेबल होंगे, वो इन्फ्लेशन के फेवरेबल होंगे। इसलिए सितंबर की इन्फ्लेशन जिसके नंबर अक्टूबर में आएंगे, 12 अक्टूबर को आएंगे, वो सब वहां से आप इन्फ्लेशन का एक कॉन्फिडेंटली आप देख सकते हैं कि वो नीचे की तरफ जाएगी, सब्जेक्ट टू, उसमें सब्जेक्ट टू बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आरबीआई ने उसमें खास तौर से कहा है कि आपका ऑयल का प्राइस जो है वो $105 के करीब रहे, और मॉनसून जिस तरह से अभी चल रहा है वैसे ये नॉर्मल मॉनसून रहे, और ज्यादा भी नहीं हो और कम भी नहीं हो, मतलब ऐसा भी नहीं हो कि ज्यादा बाढ़ की वजह से, फ्लड्स की वजह से जो है वो क्रॉप का नुकसान हो, या फिर जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो जो 36 हमारे मेट्रोलॉजिकल डिविजन्स हैं, अगर उसमें वो इवनली होता है तो हमारी खरीफ की क्रॉप बहुत अच्छी होने की उम्मीद है, जिससे इन्फ्लेशन को और रुकने में मदद मिलेगी। तो ये दो पॉइंट्स आरबीआई ने भी उसमें राइडर की तरह डाले हैं। तो ये जरूरी भी है, क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज है जिसमें भारत का कोई कंट्रोल नहीं है। हम तो 15% ही अपनी जरूरत का पैदा करते हैं, 85% इंपोर्ट करते हैं। इसलिए ऑयल प्राइसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भारत के इन्फ्लेशन के लिए। और सर, जिस तरह से हम पूरा सिनेरियो देख रहे हैं, जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं वो उसकी बात तो अलग ही है, लेकिन भारत में इन्फ्लेशन डेफिनेटली बहुत जल्दी बाकी सारे कंट्रीज के सामने बहुत अच्छे से, इसे एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन के साथ डील करना हमारा एक्सपीरियंस रहा है, और इतना हायर इन्फ्लेशन है तो हम जानते भी हैं कि इसे कैसे कंट्रोल करना। बाकी सारे देश जो हैं वो शायद इन सारे प्रैक्टिसेस से थोड़े से दूर हैं, इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा पैनिक, थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो पेन जो है थोड़ा सा वो भी ज्यादा देखने मिल रहा है। आशुतोष जी, बहुत अच्छा कहा आपने, बिल्कुल मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं। तीन चीजें हैं, अगर इन तीन चीजों पे अगर आप ध्यान दें तो आपने जो कहा वो पूरी तरह से उसकी पुष्टि हो जाती है, उसका कंफर्मेशन हो जाता है। पहली चीज तो ये कि हमारे रिजर्व्स अच्छे थे, और हमारे रिजर्व्स जो इतने पिछले 3-4 सालों में जो हमने रिजर्व को बढ़ाया, और अक्टूबर आते आते और इस साल के शुरू होते होते FY 2022 के वो $642 बिलियन के करीब पहुंच गए थे। आज की तारीख में अब वो 572 पे अगर आए हैं, अगर $70 बिलियन की उसमें कमी भी हुई है, तो वो गवर्नर साहब ने कहा भी, पहले भी कहा कि ये रिजर्व बनाए किस लिए गए थे, इसीलिए कि दीज वर फॉर रेनी डे। जब आपको इसकी आवश्यकता है तब उसको यूज करना भी चाहिए, सिर्फ लाके रखने के लिए नहीं है। तो वो जो उसका जो बहुत ही इंटेलिजेंटली प्रयोग किया गया, समय समय पे इंटरवेंशन करके वोलेटिलिटी को चेक करने के लिए, कि अचानक क्या होता है जब वोलेटिलिटी आ जाती है मार्केट में तो पैनिक आ जाता है, और पैनिक आने के बाद जो अनरियलिस्टिक और जो एक्चुअल जो पोजीशन लेवल होना चाहिए वो लेवल भी जो है वो बिगड़ जाता है। तो इस बार चूंकि रिजर्व्स हमारे बहुत अच्छे थे, इसलिए समय समय पर आरबीआई ने इंटरवेंशन करके ये देखा कि एक स्टेबिलिटी रहे। उन्होंने कहीं फिक्स नहीं किया डॉलर रुपये रेट को,
पर उसमें आने वाली जो वॉलेटिलिटी थी उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। तो एक पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट आपने कहा इन्फ्लेशन को टैकल करने का, वो ये थी कि हमारे पास बफर स्टॉक बहुत अच्छा था। इस बफर स्टॉक की वजह से हमने कोविड जैसी भयानक जो महामारी थी विश्व भर में जो फैली हुई थी, उसमें हमने मुफ्त अनाज देकर 5 किलो जो सीरियल्स हैं और दाल हैं इसको देकर हमने जो हमारे वो 80 करोड़ के करीब जो लोग 80 करोड़ के करीब जो आबादी है उसको हमने कम से कम भोजन प्रोवाइड किया गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में। तो ये एक ऐसी चीज थी क्योंकि इसके लिए हमारे पास स्टॉक्स उपलब्ध थे, तो उससे भी इन्फ्लेशन के ऊपर काफी अच्छा नियंत्रण करने का मौका मिला। और अब अगर खरीफ की क्रॉप भी बहुत अच्छी आती है, अभी भी हम जो हमारा बफर स्टॉक की जो रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर स्टॉक्स हैं, इसलिए इंटरवेंशन उस लेवल पे भी हो सकता है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से फूड प्रोडक्ट्स में हम आसानी से इसको चेक कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है कि कॉन्फिडेंस मार्केट में डेवलप करना रेपिटेडली, जिसको आप ये कह सकते हैं कि आपका जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट का आज उन्होंने रिपीटेडली ये कहा कि साहब ये सस्टेनेबल लेवल पर है कि आप एक डिप्टी गवर्नर साहब ने भी कहा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप एक महीने के ट्रेड डेफिसिट के बेसिस पे प्रोजेक्शन नहीं कर सकते कि करंट अकाउंट डेफिसिट 4% जीडीपी का हो जाएगा या अनसस्टेनेबल हो जाएगा। हमारे पास पर्याप्त साधन है, हमारे पास पर्याप्त कारण है और गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर देश में पेट्रोलियम अवेलेबिलिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को नियंत्रित करने के लिए बहुत अच्छे फिस्कल मेजर्स लिए। जैसे उन्होंने कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, उन्होंने विंडफॉल टैक्स लगाए। ये सारी चीजें जो किसी भी एक कमोडिटी के प्राइस में एकदम से जो बदलाव आता है, जो वोलेटिलिटी आती है, उसको चेक करने के लिए बहुत जरूरी रहता है। स्टील के ऊपर उन्होंने जो है वो जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, उसका भी कारण ये था कि सब देश में स्टील की उपलब्धता सही कीमत पे होती रहे। ऐसा ना हो कि हम सारा एक्सपोर्ट करते फिरें और हमारे यहाँ स्टील के प्राइस जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ये ठीक है, उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कम हुए और एक्सपोर्ट्स कम होने की वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ा, बट ये टेम्पररी मेजर हैं जो वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए बहुत जरूरी होते हैं और एक प्रकार की स्टेबिलिटी लेके आते हैं। तो चाहे वो फिस्कल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो आपकी जो है सिस्टम के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस जो है वो और वो दिख रहा है, स्टॉक मार्केट में भी दिख रहा है और आप इधर आप बॉन्ड मार्केट में भी आप देख रहे हैं कि डिस्पाइट लोगों को पहले से मालूम था, एक अपेक्षा थी, एक रोड मैप है सबके पास कि या 35 या 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज होगा, तो उससे भी कोई पैनिक नहीं आया बाजार में, कोई बहुत ज्यादा जो है उसमें चेंज नहीं आया। इनफैक्ट उसके एक्सपेक्टेशन में पिछले 3-4 सेशंस में यील्ड्स बड़ी तेजी से नीचे आई थी। तो अब वो जो एक प्रकार की स्थिरता सिस्टम के अंदर आती है वो विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती है। अगर आपके यहाँ करेंसी की स्टेबिलिटी है, अगर आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट की स्टेबिलिटी है, तो उससे आकर्षित होते हैं आपके विदेशी निवेशक। उनको एक दिखता है कि हाँ, यहाँ इस इकोनॉमी में, इस पर्टिकुलर अर्थव्यवस्था में हम अगर निवेश करेंगे तो हमें अचानक ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम कैसे भागें, कैसे निकलें। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा संकेत रहा, चाहे वो फिस्कल मेजर्स रहे हों या मॉनिटरी मेजर्स रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से हमने देखा बहुत ही उपयुक्त रहे हैं, बहुत ही समीचीन रहे हैं। ठीक है सर, अब एक क्विक व्यू, अब आप हमारे साथ जुड़े ही हैं तो नंबर्स पर भी हम फटाफट बातचीत कर लेते हैं। आशुतोष जी, नंबर्स ओवरऑल बहुत बेहतरीन रहे हैं, पहला तिमाही जो है वो बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन जैसे आज इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं उस हिसाब से क्रेडिट कॉस्ट में कोई आप देख रहे हैं कि कोई आने वाले वक्त में आता हुआ दिखे असर थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह पे? और जिस तरह के डेवलपमेंट्स अभी हो रहे हैं उसको देखते हुए Q1 के ऊपर भी एक क्विक व्यू सर आपका। देखिए, ऐसा है कि किसी भी एक कंपनी के रिजल्ट्स किसी एक क्वार्टर से उस कंपनी के बारे में नहीं बताते जब तक आप उसकी निरंतरता न देखें। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो अगर आप पिछले 3-4 सालों में हमारे बैंक के अगर आप आंकड़ों को देखें तो आपको एक उसमें ट्रेंड दिखाई देगा, एक आप उसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी दिखेगी। किसी भी पीरियड में अगर आप देखें हमारी क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 50, 60, 70 बेसिस पॉइंट्स की रही है। बहुत रेयरली कभी हुआ है जब उसने 1% का आंकड़ा क्रॉस किया है, जबकि मतलब
पेयर्स में अगर आप देखें तो किसी का 2, 2.5, 3% भी जो है क्रेडिट कॉस्ट पहुंची है, लेकिन हमारी सब 1% रही। और ऑफ लेट अगर पिछले 3-4 तिमाहियों में देखें तो ये 50 बेसिस या उसके नीचे रहती है। पूरे वर्ष का अगर आप लास्ट ईयर का देखें तो 43-44 बेसिस पॉइंट्स के करीब 47 बेसिस पॉइंट्स के करीब हमारी जो है वो क्रेडिट कॉस्ट रही है, 0.47%। तो एक निरंतरता है उसके अंदर। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बैंक ने अपने जो ज्यादातर पोर्टफोलियो बिल्डअप किया है वो सिक्योर्ड एसेट्स का किया है। और सिक्योर्ड एसेट्स के मतलब चाहे आपके होम लोन्स हों या आपके एलएपीज हों या गोल्ड लोन हो या इवन कॉर्पोरेट लोन्स हों, आपके बिजनेस बैंकिंग के लोन्स हों, एग्रीकल्चर के हों, ज्यादातर एरियाज में बैंक ने सिक्योर्ड लोन्स दिए हैं। सिक्योर्ड लोन देने से आपकी निम जरूर मॉडरेट होती है। निम आपकी जो है वो 4% की नहीं हो सकती अगर आप सब इस तरह का पोर्टफोलियो बिल्डअप करें तो, लेकिन हाँ उसने निम में भी इंप्रूवमेंट हुई। हम 3% तक के लेवल पर पहुंच गए थे, 3 से हमने ग्रेजुअली उसको बढ़ाते बढ़ाते आज हमारी निम 3.22 पर पहुंच गई है। और आने वाले समय में लगता है और 15-20 बेसिस पॉइंट की कम से कम 10 बेसिस पॉइंट्स की और इसमें इंप्रूवमेंट होने की संभावना है निम में। क्रेडिट कॉस्ट अगर यही बनी रहती है और निम अगर ये है तो आपको ये देखना होगा कि रिस्क एडजस्टेड निम कितनी है। रिस्क एडजस्टेड मतलब निम माइनस क्रेडिट कॉस्ट, वो आपका क्या है। और वो हम किसी भी बैंक की मतलब अगर सेट को आप लें, 5-6 टॉप के देश के बैंक ले लें तो हम उनसे कंपैरेबल हैं जी। हम पूरी तरह से उनसे कंपैरेबल हैं। तो ये इसका कारण है। और दूसरा आपने कहा क्रेडिट कॉस्ट कैसे फेज आउट होगी आगे चलकर बिकॉज इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, तो आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हाँ ठीक है, अगर क्रेडिट कॉस्ट ऊपर जाती है तो उसमें एक संकेत हो सकता है कि सब डिफॉल्ट ज्यादा हो सकते हैं और सो, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं। जब आपका पोर्टफोलियो सिक्योर्ड होता है तब उसमें वो रिस्क कम होता है। अगर आपका अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो है तो वहां वो रिस्क बढ़ जाता है। और बैंक का अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो लगभग नगण्य जैसा है। बहुत अभी रिसेंटली तो हमने 1 साल भी ठीक से पूरा नहीं हुआ है जो हमने क्रेडिट कार्ड शुरू किए हैं, और बहुत ही छोटा हमारा पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो है। और बाकी जो अनसिक्योर्ड है, अगर मान लो AAA कॉर्पोरेट्स को अगर दिया है तो वहां पर वैसी क्रेडिट डिफॉल्ट की संभावना 0 के करीब है, नगण्य है। तो इन व्यू ऑफ दैट अगर आप देखें, और वो हमने अपनी मेरे ख्याल से हम अपने ट्रेजरी को भी उसका श्रेय देना चाहेंगे कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो इतनी अच्छी से मेंटेन किया कि आपका जो इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जा रहे हैं तो मार्क टू मार्केट की वजह से जो ट्रेजरी से रिलेटेड लॉसेस होने चाहिए वो बहुत ही लोअर लेवल पर रहे एज कंपेयर टू जैसे भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको देखते हुए बहुत ही नीचे के लेवल पे रहे। और वो आपको रिजल्ट्स में दिखा। जो आपने हमें रिजल्ट के लिए बधाई दी, तो मैं यही कहूंगा कि वो ये सारी चीजें मिलकर सब जब एक साथ मिली तो इस तरह के रिजल्ट्स आए।